हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को ये पता चल गया होगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा एक भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। उसके डिटेल में मैं आपको यहाँ पूरा बताने वाला हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कितने कितने पोस्ट हैं और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखो, ये नोटिफिकेशन जो है, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ अच्छे से आपको ताकि दिखाई दे पूरे स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये जो है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये भर्ती विज्ञापन जो है जारी किया गया है CSPHCL द्वारा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा। तो ये भर्ती विज्ञापन में क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अंतर्गत ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित पद पर कार्य करने के इच्छुक इच्छुक निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से पावर कंपनीज की वेबसाइट www.cspc.co.in पर दिनांक 29/9/2021 समय 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए जाते हैं। तो 29 तारीख से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 29 सितंबर, ध्यान रखिएगा, 29 सितंबर दोपहर 12 बजे से। ठीक है, 12 बजे से आप फॉर्म डालना चालू कर सकते हैं। तो कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल रेडी रहिए। ये पद कौन कौन से हैं, क्या क्या पद यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़ा इसको भी ब्रीफ में देख लेते हैं हम लोग। पदों का विवरण जो दिया हुआ है, ठीक है। तो कंपनी, ये जो ट्रांसमिशन कंपनी है, पदों का विवरण में आप देख सकते हैं। पदों का विवरण: ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों का प्रवर्गवार। तो पूरा बैकलॉग पद भी है और इसमें, और जो रिक्त पद है उसके हिसाब से पूरा दिया हुआ है। तो अनारक्षित के लिए 24। ठीक है, ट्रांसमिशन कंपनी में बोल रहे, ध्यान रखना। ठीक है, अनारक्षित के लिए 24, अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति हेतु 8 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 12 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 50 पोस्ट हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, वो ट्रांसमिशन कंपनी का था, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पर दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो बैकलॉग पद यहाँ पे दिए हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। टोटल 11 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व है। और अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 46, ध्यान रखिएगा, 46 पोस्ट जो है जगदलपुर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति हेतु यहाँ पे जो है रिजर्व रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 9 पोस्ट है। टोटल 68 पोस्ट जो है वो जगदलपुर क्षेत्र के अंतर्गत है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पर से, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो अंबिकापुर क्षेत्र है उसके लिए देख लेते हैं। अंबिकापुर क्षेत्र में रहने वाले जितने भी प्रतियोगी हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे बता देते हैं कि अनारक्षित अनरिजर्व 12 सीट है। अनुसूचित जाति हेतु 2 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति हेतु 24, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग हेतु जो है 6 पोस्ट है। टोटल 44 पोस्ट अंबिकापुर क्षेत्र के लिए यहाँ पे जो है टोटल, ये अंबिकापुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर का टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार आगे और देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत, ध्यान रखिए, यहाँ पे फिर से दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और राजनांदगांव क्षेत्र में ये दिया हुआ है। तो रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव क्षेत्र, दुर्ग और राजनांदगांव क्षेत्र के लिए आप एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे दिया हुआ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित कितने पद हैं, तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे पदों का विवरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। टोटल जो है 124 अनारक्षित पद है, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 124 है। और अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, एससी कैंडिडेट जो है उनके लिए 35 पोस्ट है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति एसटी कैंडिडेट के लिए 47 पोस्ट यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 32 पोस्ट है। और जो है टोटल अगर योग की बात करें तो 238 पोस्ट यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जगदलपुर क्षेत्र हट गया। ठीक है, जगदलपुर क्षेत्र जो बस्तर वाला एरिया है, तो वो अलग हो गया, जगदलपुर क्षेत्र। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो जगदलपुर क्षेत्र के अलावा जो है अंबिकापुर क्षेत्र, ये दोनों जो है अलग हो चुके हैं। और उसके बाद जो बाकी क्षेत्र हैं, ठीक है,
तो बाकी क्षेत्र के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और राजनांदगांव के लिए टोटल 238 पोस्ट हैं। काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, बढ़िया है। ठीक है, तो आप यहाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बढ़िया मौका है आपको यहाँ अप्लाई करने का। और पूरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टाइपेंड वगैरह क्या मिलने वाला है, किस तरह से आपका पेमेंट रहने वाला है यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे बताया है, देखो ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री, ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु, तो ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसी जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य ट्रांसमिशन कंपनी के ध्यान रखना। लेकिन दूसरे में बताया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग, जी हाँ याद रखिएगा, अगर आप जगदलपुर क्षेत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बस्तर संभाग का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसी प्रकार यदि आप अंबिकापुर क्षेत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तब यहाँ सरगुजा संभाग का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। बस किसी भी जिले का अगर मूल निवासी आप हैं छत्तीसगढ़ राज्य के, तब आप यहाँ पे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका दायित्व क्या, डाटा एंट्री पद के डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पद है उसका दायित्व क्या होता है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर्मी द्वारा संबंधित कार्यालय में टन कर संबंधी सभी कार्य किए जाते हैं, मतलब टाइपिंग के संबंधी सभी कार्य किए जाएंगे। एवं एमएस ऑफिस में मुख्यतः एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, इंटरनेट से संबंधित सभी कार्य नस्तियों का व्यवस्थित रूप से संधारण समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य, इसके अतिरिक्त कर्मचारियों अधिकारियों के सहायक के रूप में भी आपको कार्य करना पड़ेगा। ये इनका दायित्व है अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ नियुक्त हो जाते हैं तो। ठीक है, स्टाइपेंड की बात करते हैं, पेमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे पेमेंट ना लिख करके स्टाइपेंड लिखा हुआ है। ठीक है, स्टाइपेंड की बात करते हैं, चलो स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए पे मैट्रिक्स एस, ठीक है, यहाँ पे लेवल देख सकते हो, पे मैट्रिक S4, जहाँ पे 19,800 से 65,600 रुपये ये जो लिमिट दिया हुआ है ना, वेतनमान दिया हुआ है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अस्थायी रूप से प्रारंभिक तौर पर 3 वर्षों के लिए परीक्षा अवधि पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें परीक्षण अवधि भी शामिल रहेगी। परीक्षा अवधि के में निम्न और स्टाइपेंड दे होगा। ठीक है, तो परीक्षा विधा में ये 3 वर्ष का परीक्षा अवधि में आप रहोगे, जिसमें से प्रथम वर्ष में आपका पेमेंट जो है 19,800 का 70% बनेगा। तो एक मोटा मोटी अगर हम कैलकुलेट करें 19,800 का 70%, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं पेमेंट बता देता हूँ। वैसे क्या है, पेमेंट से देख के भी कई जो प्रतिभागी हैं वो मोटिवेट होते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो इसका गुणा कर देंगे, देखो 198 गुना 7 का हो जाएगा 6, 68 हो जाएगा, और 7 एकम 7 6 13। ठीक है, तो लगभग 13,860 रुपये इन हैंड आपको मिलेगा बेसिक पेमेंट का 70%। ठीक है, वैसे ये बढ़ते जाएगा 80% और 90%, उसके बाद फाइनल पेमेंट आपको मिलेगा 3 वर्ष के बाद। क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयु सीमा, आयु सीमा नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा 1/1/2021 को यदि आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, मतलब 18 वर्ष से आप अगर अधिक हो चुके हैं, 18 वर्ष से अधिक आप हैं, तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम आयु सीमा जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष रखा गया है, ध्यान से देखिएगा 40 वर्ष। अनुसूचित जाति हेतु जो है 45 वर्ष है अधिकतम वर्ष, अनुसूचित जनजाति हेतु 45 वर्ष है, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है पुरुष, महिला, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष है अधिकतम। ठीक है, तो अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे बता दिया गया है। अनारक्षित के लिए 40 वर्ष, तो जिनका एज 40 से कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित में है तो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे और भी बताया गया है कि परंतु किसी उम्मीदवार को किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। या देख सकते हो यदि किसी का एज 45 वर्ष से अधिक है तो ये वही यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे जानना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख लेते हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में थोड़ा काफ़ी कुछ चीज़ है जिसको आपको समझना है, अच्छे से देखिएगा।
ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेन पॉइंट को हम देखते हैं सबसे पहले। तो उम्मीदवार द्वारा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के अधोलिखित पद हेतु अधोलिखित शैक्षणिक योग्यताओं का जो ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य है। कौन कौन सा है, तो सबसे पहला जो है यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की डिग्री मतलब अगर आपने कॉलेज किया हुआ है सेकेंड डिवीजन से भी, द्वितीय श्रेणी से भी, तब भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोला है, इसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र। ठीक है, ये बताया। तथा ध्यान रखिएगा यहाँ पे तथा दिया हुआ है, तथा कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ध्यान रखिएगा 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, इतनी गति होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता ये मांगा गया है, तब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना आपको करना है, मतलब आपको स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखना है। ठीक है, 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड आपको रखनी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो पावर कंपनी के परिपत्र के अनुसार जो है उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर संबंधी जो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में कोर्स डिप्लोमा क्या क्या लिया जाएगा। तो देखो ऐसे आवेदक आवेदिका जो बीई कर चुके हैं, ठीक है, बीई कर चुके हैं, वो उनको बिल्कुल यहाँ पे मान्य है। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ अगर आपने एमएससी किया हुआ है, एमएससी जो है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, तब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डीसीए या पीजीडीसीए किया है उन्होंने कंप्यूटर की योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र करने की आवश्यकता नहीं है। डीसीए और पीजीडीसीए करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने ये कर रखा है। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया, देखो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बताया ऐसे आवेदक आवेदिका जो उपरोक्त पहला में जो दिया हुआ है ना, पहले में उससे अलग पाठ्यक्रम को लिया है। मतलब अगर आपने कंप्यूटर साइंस नहीं किया, बी नहीं किया है ना, बी कंप्यूटर साइंस नहीं किया, तब आप क्या कर सकते हो। तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान में निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या डीसीए में 1 वर्षीय डिप्लोमा, डीसीए में भी 1 वर्षीय डिप्लोमा होगा तो चलेगा। आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में 1 वर्षीय कोर्स करेंगे तो भी चलेगा, या पीजीडीसी अगर आपने कर रखा होगा तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, तो इतना सा सिंपल सा यहाँ पे तरीका दिया हुआ है कंप्यूटर से संबंधित। अब आपको जो शैक्षणिक योग्यता है उसको समझाने के लिए इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बातें बता दी गई है। आरक्षण के संबंध में यहाँ पे बातें दी गई है, जिसको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर है नहीं। ठीक है, और जो है यहाँ पे आगे और देखते हैं जो काम का चीज़ है इस पीडीएफ में। ठीक है, तो आवेदन कैसे करना है ये बताया, चलो आवेदन कैसे करना है उसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं, किस तरह से आप जो है आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का शुल्क क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा आवेदन कैसे करें, यहाँ पे दिया हुआ है। आवेदन करने के लिए देखो आवेदन कैसे करें दिया हुआ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती संबंधित जानकारियाँ जो है सब हमेशा आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा, www.cspc.co.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव कंपनी ये सब कराएंगे, इनमें सब चीज़ दिया हुआ है। ऑनलाइन देखो आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी प्रकार के मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये भी बताया है। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात करें तो देखो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तो अनरिजर्व जो कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं। ठीक है, एक मिनट, अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको 700 रुपये फीस देना होगा। ठीक है, और जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ फीस 500 रुपये रखा गया है। तो ये पूरी बातें समझ गए अच्छे से। और ये जो है आप जो है इसका भुगतान कैसे कर सकते हो, तो नेट बैंकिंग आपके पास कई सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग द्वारा, कार्ड द्वारा। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, इन सब के द्वारा डिजिटल माध्यम से आपको पेमेंट करना है। ठीक है, एक बार यदि आपने जो राशि दे दी आवेदन शुल्क के रूप में तो ये कभी भी नॉन रिफंडेबल है, मतलब कभी भी आपको वापस नहीं होगा, किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी, ना ही इसका स्थानांतरण किया जाएगा। मतलब है ना, ये समझ गए ना, स्थानांतरण भी नहीं होगा, अगर आपने डाल दिया तो आपके पैसे वहाँ पे चले गए, लग गया। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है हम समझते हैं यहाँ पे। चलो चयन प्रक्रिया कैसे होगा, अच्छा ये अंतिम तिथि भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट डेट जो है इसके लिए
आप देख सकते हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक जो है ये दिया हुआ है 28/10/2021। 28/10/2021 तक आपको अपना फॉर्म जमा कर देना है, यहाँ पे 11:59 तक, ठीक है। और चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो चयन प्रक्रिया जो है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जी हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सीबीटी होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो है ऑफलाइन पेपर तो काफ़ी सारे आप दिला सकते हो, लेकिन ये जो प्रतियोगी होगी, ये जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा जो होगी उसमें हिंदी और अंग्रेजी दो भाषा होंगी, तथापि हिंदी में अनुवाद, ठीक है। तो हिंदी में अनुवाद में भिन्नता होने पर अंग्रेजी संस्करण को ही मान्य किया जाएगा। और वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, ध्यान रखिएगा 100 प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अगर मैं बता रहा हूँ तो टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको टोटल जो है 1 अंक मिले होने वाला है, 1 मार्क्स मिलने वाले हैं, 1 अंक प्रति प्रश्न आपको मिलने वाला है, मतलब 100 अंक का पेपर होगा, ठीक है। और जो है आपको निगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे रहेगी। निगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 1 नंबर गए, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1 नंबर जो है घट जाएंगे, कट जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके 1 नंबर यहाँ पे कटेंगे। पूरा यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ रहेंगे ये भी बताया गया है, देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो, अच्छा समय इंपॉर्टेंट चीज है, समय टाइम भी देख लेते हैं। टाइम जो है 2 घंटे का रहने वाला है, टाइम 2 घंटे का। 2 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। 2 घंटे में आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे में टोटल आपको इतने क्वेश्चन करने हैं जितना यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, देख सकते हो। ये क्वेश्चन 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 2 घंटे में। चलो कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है यहाँ देख लेते हैं थोड़ा, जो जो टॉपिक आपको करना है अच्छे से। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, 25 अंक आपका पूरा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप देखोगे कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान जो है 25 अंक वहाँ से भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बात करें हम लोग सामान्य मानसिक योग्यता की, तो सामान्य मानसिक योग्यता में 15 अंक पूछे जाएंगे। और सामान्य गणित से भी 15 अंक पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है सामान्य हिंदी व्याकरण की बात करें तो 20 अंक, और सामान्य अंग्रेजी व्याकरण की बात करें तो 10 अंक। इस तरह से टोटल 100 अंक का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जीके से सबसे ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है जीके को, है ना, 25 अंक का। उसके बाद है कंप्यूटर, कंप्यूटर के 15 अंक है। उसके बाद जो है आपका रीजनिंग है, ये सामान्य मानसिक योग्यता जो है रीजनिंग, रीजनिंग के 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद गणित है, मैथ्स, मैथ्स भी आप कर सकते हो, मैथ्स का 15 अंक का क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश लास्ट में, ठीक है। 30 नंबर आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलने वाले हैं टोटल ओवरऑल। क्लियर है, तो इतनी बातें पूरे अच्छे से समझ गया। और इंफॉर्मेशन जो है एग्जाम से रिगार्डिंग ये था। उसके अलावा और क्या क्या दिया है यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो कौशल परीक्षा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौशल परीक्षा यहाँ पे जो स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि ये टाइपिंग बेस्ड जॉब है इसलिए टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे उनको लेना ही लेना है। तो स्किल टेस्ट कैसे होगा यहाँ पे देख लेते हैं। कौशल परीक्षा जो होगी उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो भी सफल प्रतियोगी परीक्षा परीक्षा जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है 4 पृथक पृथक प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी। 4 पृथक पृथक प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी। प्रावीण्य सूची में से विज्ञापित पदों एवं प्रवर्गवार संख्या में 5 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 5 गुना, 5 गुना उम्मीदवार जो है वो कौशल परीक्षा हेतु ये बुलाए जाएंगे। 5 गुना उम्मीदवार कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। और कौशल परीक्षा किस तरह से होगी, तो यहाँ पे देखो, अगर जैसे 100 पोस्ट है ना, तो 100 पोस्ट का 5 गुना बुलाया जाएगा, मतलब 500 लोगों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। 500 लोगों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कौशल परीक्षा किस किस तरह से होगा, तो कंप्यूटर में अंग्रेजी में 5 की लिटरेचर प्रति घंटा की गति जो है 50 अंक वहाँ मिलने वाला है आपको। और कंप्यूटर में हिंदी में 5 की लिटरेचर प्रति घंटा की गति की
जो परीक्षा होगी उसमें 50 अंक मिलने वाले, टोटल 100 अंक मिलने वाले हैं। और अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा की उत्तर कौशल परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दोनों में आपको उत्तीर्ण होना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी टाइपिंग भी आना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग भी आना चाहिए। तो 50-50 अंकों की प्रत्येक कौशल परीक्षा में न्यूनतम 30-30 अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कम से कम 30 अंक आपको लाना है। अगर 30 अंक नहीं लाते हैं तो आप वहीं पे फेल हो जाएंगे, फेल कर दिए जाएंगे। कौशल परीक्षा में आप फेल हो गए, इसका मतलब आपको आगे विचार किया ही नहीं जाएगा, आप कितने भी अच्छे मार्क्स ले। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया है कि अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा की कंप्यूटर कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की प्रतियोगी एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर जो है पृथक पृथक प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी। आगे और बताया इन्होंने, देखो प्रावीण्य सूची में विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार जो संख्या के 3 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा दस्तावेज सत्यापन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे बता दिया गया है देखो कि दस्तावेज के सत्यापन में पात्र पाए गए कौशल परीक्षा अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची में से जो भी आरक्षण रोस्टर का पालन करते हैं उसके हिसाब से फिर विज्ञापित पद उनको फिर अलॉट किया जाएगा। और अंक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के जन्म दिनांक के आधार पर वरिष्ठ उम्मीदवार का नाम वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। नाम केवल जन्म दिनांक भी समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के नाम के अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उम्मीदवार की वरीयता निर्धारित की जाएगी। तो ये है इम्पोर्टेंट जो है पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने बता दिया, किस तरह से आपका चयन प्रक्रिया होना है। और अगर हम बात करें अनुबंध एवं सुरक्षा निधि की, तो आप ध्यान दीजिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति जो है परीक्षा अवधि के तहत हो जाएगी। परीक्षा पर की जाएगी। परीक्षा पर नियुक्त जो परीक्षार्थी द्वारा पावर कंपनी के साथ 4 वर्षों का ध्यान रखिएगा, 4 वर्षों के लिए अनुबंध निष्पादित किया जाएगा एवं राशि 1 लाख रुपए सुरक्षा निधि के रूप में जमा की जाएगी। ध्यान रखना, अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा निधि जो है 1 लाख रुपए जमा करना होगा आपको। सुरक्षा निधि है और 4 वर्ष जैसे ही आप अपना मतलब 4 साल का बॉन्ड है, ठीक है, 4 साल का बॉन्ड आप कंप्लीट कर लेते हैं तब जाके आप ये है सुरक्षा निधि वापस आपको मिल जाएगा। यदि परीक्षा यदि में पावर कंपनी की सेवा से त्याग पत्र देता है या स्थायीकरण हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा निधि जो है राजसात या जब्त कर ली जाएगी। ये इम्पोर्टेंट अपडेट था जो कि आपको देना था। और अन्य शर्तें यहाँ पे और भी दिया हुआ है, बट ये पूरा इम्पोर्टेंट हर एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। क्लियर है। और यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे और कुछ बात है, देखो मैं यहाँ पे जो और बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, जो कुछ बातें हैं वो भी मैं बता देता हूँ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट से देख रहा हूँ, पावर कंपनी के को उम्मीदवारों की संख्या के दृष्टिगत परीक्षा स्थल की संख्या में वृद्धि या कमी अथवा परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार है तथा विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने की ये बिना बताए संपूर्ण चयन प्रक्रिया जो है निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने में ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा सीपीटी एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक दिवसों में ये कराई जा सकती है। विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात नॉर्मलाइजेशन मेथड, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आ गया नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अगर एक से अधिक बार में पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है, तो नॉर्मल अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो गए मान लो तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा ही लगेगा। और नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है उसी के हिसाब से आपका मार्क्स बनेंगे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे दिखा 5वें पॉइंट में बताएगी ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा सीपीटी समाप्ति के 5 दिवस में प्रश्न पत्र का सही हल पावर कंपनी की वेबसाइट या उम्मीदवारों के ईमेल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उपलब्ध किए जाने के दिनांक से 3 दिवस तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। निर्धारित अवधि के पश्चात परीक्षा संबंधी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इनका कहना है कि सुपर फास्ट तरीके से काम करेंगे, 5 दिन में ही रिजल्ट परीक्षा के ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा समाप्ति के 5 दिवस में ही, तो 5 दिन में रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं, इतना सुपर फास्ट काम करेंगे बोल रहे हैं। पता नहीं ये बोल बस नहीं यहाँ करेंगे भी, बट ये इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया जरूर है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की भर्ती की चयन के किसी भी स्तर पर या उम्मीदवार की नियुक्ति के पश्चात यह ज्ञात होता है कि उम्मीदवार द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वो फर्जी है, जाति प्रमाण पत्र या कुछ और चीज जो है असत्य है, फर्जी है, तो
उन्हें वो तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन में काम का चीज़ था उसमें सबसे बढ़िया चीज़ लगा मुझे ये 5 दिन में रिजल्ट। 5 दिन में रिजल्ट जो है आपको दे दिया जाएगा। तो इससे बेहतरीन और इतना सुपर फास्ट जो तरीका है वो अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिला अभी फ़िलहाल। खासकर छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी लोग हैं जो एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं और काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, उन सबके लिए बड़ी अपडेट है। तो 5 दिन में ही रिजल्ट देने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरी बातें समझ गए। अब आपको फॉर्म डालना है। सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन जो है 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 28/10 को लास्ट डेट रहने वाला है। तो डाल दीजिएगा। उसके बाद सिलेबस आप सभी ने देख लिया। डिटेल सिलेबस मैं आपको यहाँ लेकर आऊँगा डिटेल सिलेबस। तो डिटेल सिलेबस आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो हम डिटेल सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे ये विद्युत विभाग द्वारा, तो वो हम यहाँ पे आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करके आप अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो जो है अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ और इसका डिटेल्ड सिलेबस। जी हाँ, अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप मैसेज जरूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डिटेल सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है? चलो, तो उसका स्ट्रक्चर जो है पूरा निर्माण करके हम जो है डिटेल सिलेबस आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अगर मैसेज आया तो हम जल्दी इस पे वर्क कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए और इतना डिटेल हमें नोटिफिकेशन को बता दिया और लग जाइए तैयारी में इस बार। अब की बार आपको जॉब लेना ही है, क्योंकि ये बार आखिरी बार है। इसके बाद कोई चांस नहीं कि कोई जॉब आएगा नहीं आएगा, क्या होगा कैसे होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो मौका मिला है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब लेना ही है। लेना ही है, एक बेहतरीन जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो लग जाइए तैयारी में। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलेंगे।